अगर हम पिछले 1 साल के इवेंट्स को समझने की कोशिश करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उनकी तरफ से वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर गार्डियन जैसे अखबारों का प्रयोग करके भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW थी, इसने बाहर की टेरिटरीज़ में जाकर कुछ ऐसे तत्वों को एलिमिनेट किया है जो बेसिकली भारत के लिए खतरा थे। इसके बाद भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इन वेस्टर्न अखबारों ने आर्टिकल्स छाप कर एक पब्लिक ओपिनियन शेप करने की कोशिश ये की है कि जो भारत की RNAW है वो बेसिकली चीन की एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है या रशिया की फॉर्मर KGB टाइप जो एक संस्था हुआ करती थी वो, और या फिर फॉर दैट मैटर सऊदी और ईरान के इंटेलिजेंस के बराबर की हो गई है जो इस प्रकार के ऑपरेशंस बाहर कर रही है। एक नैरेटिव के तहत रॉ को बदनाम करने का और रॉ के इस तरीके से इमेज को प्रेजेंट करने का कि जिससे कि लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो, ये बड़े लंबे समय से चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इन न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को पढ़ के समझने की कोशिश करें तो एक बड़ी दिलचस्प सी चीज़ ये निकलती है कि इन आर्टिकल्स में जो पिछले लगभग 1 से 1.5 साल तक गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, लॉस एंजल्स टाइम्स, इन जैसे अखबारों में जो लिखे गए उनकी अगर माने तो वहाँ पर ये समझ आता है कि भाई इन लोगों ने, जो जर्नलिस्ट्स जिन्होंने ये रिपोर्ट्स छापी हैं, उन्होंने कुछ अननेम्ड रॉ के सोर्सेज से बात करी है। यानी कि वो ये कहते हैं कि रॉ के अंदर के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने उन अखबारों को इस प्रकार की इतला की कि भारत की रॉ जो है वो बाहर की देशों में जाकर इन प्रकार के ऑपरेशंस कर रही है। और उन्होंने ये तक छापा कि अगर हम इन रॉ के सूत्रों की माने तो ये भी उन्होंने लिखा अपने आर्टिकल्स में कि रॉ को इंस्पिरेशन मिली है ईरान की इंटेलिजेंस से, रॉ को इंस्पिरेशन मिली है मोसाद से और सऊदी अरेबिया की इंटेलिजेंस से, जिसने जमाल कशोगी नाम के एक व्यक्ति को भी टर्की की टेरिटरी में मारा था। तो कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि यहाँ पर इस समय रॉ के लिए सबसे बड़ी दुविधा जो है वो है कि उसको किस प्रकार से ये नैरेटिव को काउंटर करना है, क्योंकि ये नैरेटिव इस समय भारत की छवि को, रॉ की छवि को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में एक रॉ के अंदर बहुत बड़ा डिबेट जब से ये गतिविधियां हुई हैं तब से छिड़ चुका है और कई आला अधिकारी इस बात को आज की डेट में डिबेट और डिस्कस कर रहे हैं रॉ के अंदर कि क्या भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को अपना ही एक पब्लिक रिलेशंस यूनिट बना लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल की माने तो अजीत डोवल ने 2012 में एक स्पीच देते हुए ये बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाया था। अजीत डोवल ने 2012 में ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली ये बात अवेलेबल है कि उन्होंने ये बात बोली थी कि भारत को अगले 3 से 4 साल के समय में एक खास करके इंटेलिजेंस संस्थाओं के लेवल पर एक पब्लिक रिलेशनशिप मैकेनिज्म को इतला करके बनाने की आवश्यकता है और इससे हम जो पूरे देश हैं और विदेश हैं इनको थोड़ा सा जागरूक कर सकते हैं एक राइट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देके। अब सवाल ये उठता है कि 2012 में जब भारत के उस समय वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं थे, उन्होंने एज अ प्राइवेट सिटीजन भी जब ये बात बोली थी तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। अब कॉन्टेक्स्ट को समझिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रॉब्लम जो आज भारत को गो थ्रू करनी पड़ रही है वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, लॉस एंजल्स टाइम्स की वजह से, ये प्रॉब्लम भारत एक बार 1980 के दशक में पहले भी गो थ्रू कर चुका है। 1980 के दशक में प्रॉब्लम ये हुई थी कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी थे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब था। कुछ ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मीडिया में प्लांट करनी शुरू कर दी कि नॉर्थ ईस्ट में, पंजाब में किसी प्रकार की कोई इंसर्जेंसी, कोई टेररिज्म की प्रॉब्लम है ही नहीं। और इन अधिकारियों के तहत अगर देखा जाए तो उन्होंने ये तक नैरेटिव क्रिएट करके मीडिया में रिपोर्ट्स छपवानी चालू कर दी थी 1980 के दशक में कि भारत की रॉ जो है वो ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर सारी इंसर्जेंसी को क्रिएट करके बैठी है। भारत की रॉ जो है उसी ने पूरे खालिस्तान के टेररिज्म की प्रॉब्लम को भी क्रिएट किया है। अब ये चुनिंदा अधिकारी जिनके खुद के प्रमोशनल एवेन्यूज़ ख़त्म हो चुके थे, जिनके कैरेक्टर पे खुद ही दाग था,
क्योंकि जब इनको मालूम ये बात चल चुकी थी कि रॉ के अंदर इनका कोई खुद का भविष्य नहीं बचा है, तो इन जैसे अधिकारियों ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए अल्टीमेटली ये रूप धारण करके रॉ को ही बदनाम करना चालू करके ये शुरू कर दिया। और अब आप ये चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जब रॉ को उस समय 1980 के दशक में बदनाम करके बोला गया था कि भाई आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी के लिए और पंजाब में खालिस्तान के टेररिज्म के लिए, तो इसका खमियाजा क्या हुआ? खमियाजा ये हुआ कि उस समय रॉ को अपने बहुत सारी मैन पावर को रीडायरेक्ट करके इंटरनल लेवल पर लगाना पड़ा। उस समय के रॉ के चीफ ने 2-3 बार ये निर्णय लिया कि रॉ की इंटरनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होंगी। ये इंटरनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज आइडेंटिफाई करेंगी कि रॉ के अंदर ये कौन से अधिकारी थे जिन्होंने ये फॉल्स नैरेटिव मीडिया में प्लांट किया, जिसके तहत देश को गुमराह किया गया। और देश को गुमराह करने के साथ साथ जो रॉ की पूरी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी थी उसके ऊपर एक प्रभाव आया। क्योंकि आप सोच के देखिए कि अगर रॉ को इस तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करके ये प्रकार के मीडिया में नैरेटिव फैलाया जाएगा, तो इसको करेक्ट करने के लिए रॉ क्या करेगी? वो अपने जितने भी अधिकारी उसके पास हैं उनको रीडायरेक्ट करके वो ये इंश्योर करेगी, पहली बात तो, कि इस प्रकार का नैरेटिव अंदर से कहाँ से आ रहा है। अगर रॉ के सारे ऑपरेशंस इस मोमेंट पर ठप पड़ जाएंगे क्योंकि उनको ऐसी एक फीलिंग आ जाएगी कि कहीं ना कहीं कोई एक मोल बैठा है और ये मोल जो है इंफॉर्मेशन को पास कर रहा है या इस प्रकार की झूठी इंफॉर्मेशन को अगवा देकर बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इससे रॉ की ओवरऑल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अफेक्ट होगी। और 1980 के दशक में यही चीज़ करने के लिए इन रॉ के अधिकारियों ने इस प्रकार की हरकत की। खैर, उन अधिकारियों को आइडेंटिफाई भी किया गया था लेटर ऑन और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई थी। हमें उस एस्पेक्ट पर जाने की आवश्यकता नहीं, पर आपको अब इस इंसिडेंट से सीख कर 2 पॉइंट समझने हैं। पहला, कि जब मैंने आपको बताया कि 2012-13 में जब अजीत डोवल ने यह बात बोली थी कि हमारे को एक ऐसा पब्लिक रिलेशनशिप मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जो रॉ जैसी संस्था के थ्रू ऑथेंटिक इंटेलिजेंस को बाहर ला पाए। और दूसरी चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई कि ये जो गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह हैं, किस प्रकार से इन्होंने रॉ को बदनाम करने की कोशिश की। अब आप दोनों चीज़ों को लिंक करके एक कनेक्ट करके समझने की कोशिश कीजिए। इस समय जब भारत को पिछले 1-1.5 साल से, जब भारत चीन के साथ ऑलरेडी एक बॉर्डर कॉन्फ्रंटेशन पे जूझ रहा था, जब भारत की सारी फोकस उस समय चीन के बॉर्डर को लेकर लगी हुई थी, उस समय जब लास्ट ईयर इस प्रकार की समस्या में भारत की रॉ डीपली इन्वॉल्व्ड थी, अब आप खेल को समझने की कोशिश कीजिए कि लास्ट ईयर ही इस पूरे प्रक्रिया को जन्म दिया गया कि जब भारत की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो चीन के बॉर्डर पे लगी हुई थी ये देखने के लिए कि चीन का अगला कदम क्या होगा और उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए। उस समय इस मैन पावर को डाइवर्ट करने के लिए और रॉ के रिसोर्सेज को ड्रेन करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने मीडिया में ये प्रकार की स्टोरीज को प्लांट किया। अब जाहिर सी बात है कि जब ये निज्जर का मामला, पन्नू का मामला, ये सब चीज़ें जब लास्ट ईयर उठी, तो इसकी वजह से रॉ के अंदर एक बहुत ज़्यादा डिबेट ये हुआ कि भाई ये प्रकार की जो झूठी कार्रवाइयाँ इंटरनेशनल लेवल पर और झूठे इल्ज़ाम हमारे पे लगाए जा रहे हैं, इन इल्ज़ामों को अब हम कैसे टैकल करें, क्योंकि उस समय रॉ की सारी एनर्जी थी चाइना को टैकल करने की। और वहाँ से जब रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया गया और वहाँ से जब रॉ को डाइवर्ट करके रिसोर्सेज ये इंटरनल लेवल पर चीज़ों को सॉल्व करने की फोकस पे लाना पड़ा, तो इससे हमारी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी चाइना को लेकर थी वो अफेक्ट हुई। तो यहाँ पर खेल 1980 के दशक से लेके आज तक जो चल रहा है वो चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब भी इस प्रकार से अगर हम देखें कि रॉ को डिलिबरेटली आइडेंटिफाई करके रॉ के कुछ अधिकारियों पर फालतू का झूठा इल्ज़ाम लगाकर अगर इस प्रकार की कोई प्रक्रिया की जा रही है, तो ये बात तो तय है कि ये एक बाहर के देशों की तरफ से डाइवर्जनरी टैक्टिक है। 1980 के दशक में कुछ अधिकारियों ने यह हरकत करी और जब मैंने आपको जो बताया कि उनके ऊपर कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई के बाद मालूम चला कि उनके भी सपोर्ट करने के लिए विदेशी ताकतें इन्वॉल्व थी उस समय, जो विदेशी ताकतें भारत को उस समय बदनाम करना चाहती थी। खैर, इस समय भी वही हुआ कि कुछ विदेशी ताकतों ने भारत की रॉ को बदनाम करने के लिए ये प्रकार का पूरा नैरेटिव गढ़ा और इस नैरेटिव को गढ़ने के बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि यहाँ पर जो समस्या अभी देखने को मिली, अब हम अगर अजीत डोवल के उस पॉइंट पे जाएं कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को एक पीआर एजेंसी बना लेनी चाहिए, एक मैकेनिज्म क्रिएट कर लेना चाहिए, तो इस मैकेनिज्म में सबसे पहले तो क्या होगा। आज की डेट में भारत 3 देशों से
एक उदाहरण के तौर पर सीख ले सकती है। सबसे पहली केस स्टडी अगर हमारे पास इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में बोलें तो वो इजराइल की है। इजराइल की जो मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है वो क्या करती है, किसी भी क्राइसिस के दौरान वो चुप रहती है, लेकिन जब क्राइसिस खत्म हो जाता है, जब हम पीस टाइम पे आ जाते हैं, तो मोसाद उस समय बहुत ही केयरफुल लेवल पर डिलिबरेटली सबसे पहले तो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को लीक करती है और लीक करके ये बताती है कि मोसाद के क्या क्या सक्सेसेस थे और मोसाद के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब आप रणनीति समझिए मोसाद की कि जब वो पीस टाइम में, जब सिचुएशन नॉर्मल है, इजराइल पे कोई खतरा नहीं है, जब वो उस समय इजराइल के सक्सेस स्टोरीज को बताती है, तो उस समय मीडिया में एक परसेप्शन बन जाता है, सोसाइटी में एक परसेप्शन बन जाता है कि मोसाद एक ऑफेंसिव एजेंसी है। और उसी सक्सेस के साथ वो लपेट के जो चीज़ को साथ में चुपचाप बता देते हैं कि भाई हमारे लिए क्या क्या थ्रेट पॉसिबल परसेप्शंस हैं इस समय। तो वो थ्रेट परसेप्शंस की नॉलेज से इजराइल जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपने कुछ ना कुछ हल्के पुल्के स्ट्रेटेजिक फेलियर्स को भी हाईलाइट कर देती है। पर क्योंकि उस समय सक्सेसेस इस प्रकार से बताए जाते हैं कि ओवरऑल जो नरेटिव मैसेज सोसाइटी में जाता है वो ये है कि इजराइल की एजेंसी एक बड़ी डेयर डेविलरी वाली और एक हाईली ऑफेंसिव एजेंसी है। दूसरी बात, अगर हम ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें MI6 की, तो ब्रिटिश जो है इस समय एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस चलाती है कि ब्रिटिश की जो फॉरेन इंटेलिजेंस है वो पूरे के पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होने से ब्रिटिश इंटेलिजेंस एक बड़ा महत्वपूर्ण काम करती है कि जब वो देश के इंटेलिजेंस के बारे में टिडबिट्स यानी कि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जब वो डिस्क्लोज करती है सोशल मीडिया पर, तो एक चीज़ तो तय हो जाती है कि सोशल मीडिया से ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन डेवलप होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो रशिया और यूक्रेन के युद्ध में जब ब्रिटिश की सरकार ने यूक्रेन के साथ खड़े होने का निर्णय लिया, तो जाहिर सी बात है कि उस समय बहुत सारे लोगों ने ब्रिटेन में भी ये सवाल उठाया कि हमें अमेरिका के एजेंडा को चलाने की क्या आवश्यकता है। यदि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहता है तो ये उसका आपसी निर्णय है, हम भी ब्रिटेन को क्यों साथ में खड़े होना। तो ब्रिटेन की पूरी पब्लिक ओपिनियन को शेप करना कि नहीं यूक्रेन का साथ देना ब्रिटेन को भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, इस पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए ब्रिटिश की इंटेलिजेंस ने सोशल मीडिया के थ्रू सिटीजन्स की ओपिनियन को मोल्ड करने की कोशिश की। आज जब भारत के बहुत सारे नागरिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो क्या आने वाले समय में रॉ को भी फॉर दैट मैटर इस प्रकार की चीज सोचनी चाहिए या नहीं सोचनी चाहिए, ये एक हमारे सामने केस स्टडी है। और तीसरी, अमेरिका की जो CIA है उसके अंदर एक ऑफिस ऑफ पब्लिक रिलेशंस है। वो ऑफिस ऑफ पब्लिक रिलेशंस आए गए दिन धीरे धीरे अमेरिका के अंदर जो हॉलीवुड है उसके साथ बहुत क्लोजली काम करता है। वो हॉलीवुड को छोटे छोटे टिडबिट्स, क्लिपिंग्स, इन प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें देता रहता है। हॉलीवुड क्या करती है कि जाहिर सी बात है उससे वो मूवीज़ बनाती है, OTT के सीरीज़ बनाती है और इन मूवीज़ और सीरीज़ के थ्रू अमेरिका की पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करती है कि किस प्रकार से अमेरिका की जो एजेंसीज़ हैं वो ग्लोबल लेवल पर किस प्रकार के ऑपरेशंस करती हैं। इसी रीज़न से आप देखिए कि अमेरिका में चाहे जितना मर्जी हो जाए, CIA के अंदर भ्रष्टाचारी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका में CIA के प्रति कोई इस प्रकार का नैरेटिव ग्लोबल लेवल पर कभी नहीं बन पाया, क्योंकि वो चीज़ हमेशा डाइल्यूट हो जाती है। तो सवाल यहाँ पर यही उठता है कि भाई देखिए, हमारे सिस्टम के अंदर तो गद्दार हैं, वो गद्दारों को तो धीरे धीरे आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करा जाएगा, लेकिन इस प्रकार की यदि ये प्रक्रिया अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से चलाई जाए, जो अभी हाल ही में इस इशू में हमने देखी, तो क्या ये पर्टिकुलर चीज़ आने वाले समय में भारत के लिए हानिकारक होगी या नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि भारत के अगर इस प्रकार से नैरेटिव का शिकार भारत बनती है और रॉ को एक रॉन्ग नैरेटिव में डाला जाता है, तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि उससे हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अफेक्ट होगी। बट क्या आने वाले समय में रॉ को एक PR मैकेनिज्म बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, इस पूरी डिस्कशन के बाद अब ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपका क्या मानना है। लेकिन अंत में जाने से पहले मैं एक चीज़ जरूर आपको बताना चाहूँगा। आपको सभी को पता है कि रॉ ने आज तक कभी भी मीडिया से इंगेजमेंट नहीं किया। कभी भी आपने देखा है कि रॉ कभी पब्लिक लेवल पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कभी उसने कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी। लेकिन ये कहना गलत होगा। 1980 के दशक में रॉ ने इस प्रोटोकॉल को एक बार तोड़ा था, और वो तोड़ा इसलिए था क्योंकि 1980 के दशक में जब भारत की रॉ को पाकिस्तान के अंदर ये इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी,
और इंटेलिजेंस ये थी कि भाई पाकिस्तान एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। उस समय जब हमने अमेरिका को इसकी इतला करने की कोशिश की तो वो नहीं माने। उस समय जब हमने रूस को इसकी इतला दी वो भी नहीं माने। उस समय ऐसी परिस्थिति थी 1980 के दशक में कि विदेश में कोई ऐसा देश नहीं था जो भारत को इस चीज़ में समर्थन दे के एक्सेप्ट करने के लिए खड़ा था, ये पॉइंट को लेकर कि भाई पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन को बना रहा है। उस समय सारे देश इसको बेसिकली अनदेखा करना चाहते थे। इस पर्टिकुलर चीज़ को टैकल करने के लिए भारत ने 2 वेस्टर्न जर्नलिस्ट्स का सहारा लिया था। उसमें से एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट का नाम था स्टीव वाइजमैन और दूसरा बेसिकली था हर्बर्ट क्रॉन्सी। ये दोनों व्यक्तियों को भारत की रॉ ने यूज़ किया था। ये दोनों उस समय के बड़े प्रसिद्ध वेस्टर्न जर्नलिस्ट होते थे। इन दोनों जर्नलिस्ट्स का क्योंकि स्पेशलाइजेशन भी साउथ एशिया था, तो उस समय स्टीव वाइजमैन और हर्बर्ट क्रॉन्सी को यूज़ करके भारत की रॉ ने एक एनोनिमस लेवल पर ये हार्डकोर इंटेलिजेंस लीक करवाई थी और लीक करवा कर ये बताया था, जिससे कि इवेंचुअली ये पॉइंट पूरे विश्व के सामने उजागर हुआ कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है कोवर्टली और चुपचाप बैठकर एक न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पे काम कर रहा था और एक न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को बना रहा था। उसके बाद जब ये चीज़ भारत के रॉ ने इस तरीके से डिस्क्लोज करके प्रोटोकॉल को तोड़कर ये कार्य किया, तब जाकर एक ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन पाकिस्तान के खिलाफ बनी। तो यानी कि ये कहना कि भाई रॉ ने कभी इस प्रकार की हरकत नहीं की, तो ये एक कहना गलत होगा, क्योंकि 1980 के दशक में हमारे पास एक उदाहरण है जब प्रोटोकॉल तोड़ के ये कार्य किया गया था। बट आज के समय जब रॉ इस बड़ी गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है और जब यहाँ पर अमेरिका में बैठे हुए कुछ चुनिंदा जर्नलिस्ट भारत के अंदर के रॉ के कुछ अननेम्ड अधिकारियों के साथ इंगेज करके इस प्रकार की फेक नैरेटिव को चला रहे हैं, तो क्या इस समय भारत को इन टाइप के गद्दारों को टैकल करने के लिए खुद ही रॉ को एक पीआर मैकेनिज्म बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? जैसा मैंने आपसे आग्रह करी, आपका क्या ओपिनियन है इस डिस्कशन के बाद? कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।